नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस वीडियो में अपन रीट 2012 में मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के अंतर्गत पूछे गए सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शंस हैं, जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। सेकेंड ऑप्शन है, यह बालकों की सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करता है। थर्ड ऑप्शन है, बालक निराश एवं आशंकित रहते हैं। और फोर्थ है, यह कद को प्रभावित करता है। तो इनमें से गलत कथन कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, वह संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। ऑप्शन है, प्रभुता या सत्ता के विपरीत विरोध, अशांति, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही या सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ये बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता है। यानी अपने को इसमें भी गलत कथन ढूंढना है। ऑप्शंस हैं, सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्वप्रभाविता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। या फिर अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्व केंद्रित हो जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, जो सहमति नहीं रखता है। इसमें बताया गया है कि इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं, जबकि इसी अवस्था में जो मिडिल स्कूल स्तर है इसमें जो अधिकांश बालक हैं वो तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त करते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस हैं, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम स्तर तक ही सीमित रह जाते हैं। नेक्स्ट है, वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। नेक्स्ट है, बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं हैं तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं। या सबसे लास्ट ऑप्शन है, बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इनमें से सही कथन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते हैं। नेक्स्ट है, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार ऑप्शंस हैं, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। वह संधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। थर्ड ऑप्शन है, वह संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। या फिर जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। तो जो अधिनियम दिया गया है इसके अनुसार कौन सा सही हो जाएगा? इसके अनुसार फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है। ऑप्शंस है, परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविज़न, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक, परिवार, खेल एवं कंप्यूटर, या फिर परिवार, खेल एवं पर्यटन। तो सबसे अधिक योगदान कौन देता है? तो वो है परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए। ऑप्शन है, आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। सेकंड ऑप्शन है, बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। थर्ड ऑप्शन है, बाह्य पुरस्कार से स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है। और सबसे लास्ट ऑप्शन है, बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। तो किस कथन से सहमत होना चाहिए? तो एक अध्यापक को जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है
इससे सहमत होना चाहिए। यानी बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियों, पहाड़ों, मैदानों व घाटियों को प्रदर्शित करता है। वह विद्यार्थियों को मुख्य नगर, रेलवे व मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करने को कहता है। विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों व मानचित्रों को अध्ययन करने की इस दौरान मनाही होती है। यहाँ अध्यापक के द्वारा प्रयुक्त उपागम कौन सा है? ऑप्शन है खोज उपागम, मानचित्र निरूपण, समस्या समाधान उपागम या फिर अन्वेषण उपागम। तो यहाँ पे कौन सा उपागम है? तो यहाँ पे है खोज उपागम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा केंचुए के विच्छेदन को सीखना, क्रिकेट का उत्साह है, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी या फिर स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। तो कौन सा अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभवों में असफलता ही हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। असफलता को लेकर चिंता, असफलता या बगनासा, लंबे भाग के सवाल या लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, असफलता या बगनासा। अगला क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? ऑप्शन है प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम, अनुकरण अधिगम, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम या फिर अनुदेशनात्मक अधिगम। तो सबसे ज़्यादा कौन सा अधिगम प्रभावित करता है? तो ये करता है अनुकरण अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। सेकंड है सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती। थर्ड ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के वक्र खींच कर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाता है। या सबसे लास्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंश क्रम के कारण होती है। तो इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो इनमें से कथन सही हो जाएगा फर्स्ट वाला, यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी वह उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। नेक्स्ट है, निम्न चित्र उदाहरण है। ऑप्शन है रेखा चित्र का, मॉडल का, प्रत्यय मानचित्र का या बिंदु रेखीय चित्र का। तो यहाँ पे जो चित्र दर्शाया गया है प्राचीन मिस्र कला, स्थापत्य कला, मकबरों की विषय वस्तु, तो ये किस कैटेगरी का उदाहरण है? ये है प्रत्यय मानचित्र का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? ऑप्शन है खेल तकनीक, शब्द साहचर्य परीक्षण, चित्त साहचर्य परीक्षण या व्यक्तिगत अध्ययन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्तिगत अध्ययन। ये तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है। नेक्स्ट है, प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता? ऑप्शन है मूल्य व्यवस्था, शाब्दिक व अशाब्दिक संप्रेषण, अधिगम की प्रक्रियाएं एवं विभिन्न व्यवस्थाएं या फिर बुद्धि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्धि। ये प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में मददगार साबित नहीं होता है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है मुर्रे ने, जे.बी. वाटसन ने, जी.डब्ल्यू. आलपोर्ट ने या फिर स्किनर ने। तो ये परिभाषा दी है जी.डब्ल्यू. आलपोर्ट ने। नेक्स्ट है, प्रायः बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। ऑप्शन है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा या फिर वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। तो बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है
वो किया जाता है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? ऑप्शंस हैं, उन्नति के लिए मापन में सहायक, बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं, बालकों को वर्गीकृत करने में, या फिर अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए। तो बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देने वाला ऑप्शन कौन सा है? तो वो है सेकंड ऑप्शन। ये बताता है कि बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगा कर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? ऑप्शंस हैं, अपनी प्रकृति पद्धत योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं, सामान्य विद्यालय कार्यों के साथ वे गति नहीं रख पाते, अपनी आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं, या फिर कम बुद्धि रखते हैं। तो जो पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है वो है फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? ऑप्शन है प्रक्षेपण, दमन, प्रतिगमन, या फिर लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ये जो तरीका है वो प्रत्यक्ष समायोजन का तरीका है। नेक्स्ट है, पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है किन किन ऑप्शन के लिए? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालकों के लिए, सेकंड है निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, थर्ड है प्रतिभाशाली एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग है वो किया जाता है प्रतिभाशाली बालकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? ऑप्शन है कान व उससे जुड़ी नसों का सही प्रकार से काम नहीं करना, भाषा के बोलने में असामान्यता का होना, मानसिक सक्रियता का कम होना, या फिर व्यवहारिक व सामाजिक बुद्धि में कमी होना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। जो शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालक हैं उनको भाषा के बोलने में असामान्यता का होना नामक समस्या का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है, अधिगम निर्योग्यताओं वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? ऑप्शन है संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ, प्रायः अत्यधिक सक्रिय व्यवहार, मांसपेशियों पर कम नियंत्रण, या कम मानसिक सक्रियता। तो जो अधिगम निर्योग्यता वाले बालक हैं उनमें प्रक्रमण संबंधी जो कमी पाई जाती है वो हो जाएगी फर्स्ट ऑप्शन, संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ। नेक्स्ट है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना, या फिर ग्रेड्स प्रदान करना। तो जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है इसका उद्देश्य है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? ऑप्शन है उपकल्पनाओं का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन, सामान्यीकरण, या शोध आकल्प का अपरिवर्तन या कठोर होना। तो जो क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है वो चरण है सेकेंड ऑप्शन, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन है हिंदी में 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लेख में सुधार, 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा एवं मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायित अनुदेशन का प्रभाव, या भूगोल के अधिगम में एटलस एवं ग्लोब का प्रयोग। तो कौन सा जो समस्या है वो क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायित अनुदेशन का प्रभाव।
नेक्स्ट है बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। ऑप्शन है अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, कुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना या 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा को। तो इसमें किस पर ध्यान नहीं दिया गया है, तो इसमें 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मनाना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं व्रत चित्र तथा फिल्मों को एकत्र करना एवं दिखाना जिनके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो को सुझाया गया है। ताकि तो आपको बताना है कि ये क्यों सुझाया गया है। ऑप्शन है शांति की शिक्षा दी जा सके, मूल्यों की शिक्षा दी जा सके, नागरिकता की शिक्षा दी जा सके या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्यों सुझाया गया है, तो ये सुझाया गया है कि जिससे शांति की शिक्षा दी जा सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखने वाले हैं रीट 2015 में मनोविज्ञान के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके सॉल्यूशन को। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।